अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। ओके जी। सो लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने टेक्निक्स को गो थ्रू किया था। एज़ यू नो वी डिस्कस द 5 टेक्निक्स। यस, अवॉइडेंस को हमने डिस्कस किया था, फिर कंपटीशन को हमने डिस्कस किया था, फिर अकोमोडेशन को पर डिटेल में हमने गो थ्रू किया था। देन वी हैव गो थ्रू द कंप्रोमाइज़ एंड लास्टली वी हैव गो थ्रू द कोलैबोरेशन। ओके जी। सो बड़ा डिटेल फॉर्म में हमने हर टॉपिक को थॉरली जो है ना वो गो थ्रू करने की कोशिश की थी। सो इसी से रिलेटेड आगे एक नेक्स्ट टॉपिक है एंड दैट इज़ द फॉर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू स्पीच कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। पहले तो उसने ये बताया कि वो टेक्निक्स कौन सी है कि उनको हम इस्तेमाल करके हम उसको मैनेज कर सकते टेक्निक्स। देखिए अब बता रहा है कि स्पीच हम बोल के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ओके जी। सो इंशाल्लाह आज हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आज आपका चैप्टर भी ये कंप्लीट हो जाएगा। सो इस लेक्चर में आई गेस लेक्चर 55 या 56 है, तो इसमें आपका ये कवर अप हो जाएगा जी। सो आई एम हियर जी, एज यू कैन सी। सो फॉर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट through speech communication style। ठीक है जी, as you can see here। ओके जी, forms of resolving conflicts okay through communication strategies जी। सो कॉमन फॉर्म्स कौन सा? सबसे पहले जी हम डिस्कस करने वाले नेगोशिएशन को, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैंने कई दफ़ा बताया कि एक कॉन्सेप्ट को 2-3 दफ़ा रिपीट करने का मकसद ये होता है कि आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाए कि उसमें है क्या, उस टॉपिक की डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है जी। अगर एक दफ़ा गो थ्रू करूँगा तो प्रॉब्ली आप उसको स्किप कर सकते हो, सर्टन पॉइंट यू कैन स्किप। लेकिन अगर उसी पॉइंट को मैं 2 दफ़ा रिपीट करूँ, 3 दफ़ा रिपीट, एक एग्जांपल को 2-3 दफ़ा जब मैं एक्सप्लेन करूँगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू देन रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। सो दिस इज देन नेक्स्ट इज दी मीडिएशन। देन वी हैव द मीडिएशन, इसको डिस्कस करेंगे, देन कॉन्सिलेशन को, एंड देन आर्बिट्रेशन। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज 4 स्पीच कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के, जहां पे हम बोल के मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज दी नेगोशिएशन। नेगोशिएशन हमने डिस्कस किया था जी, कुछ आइडिया रिकॉल करें, कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। नेगोशिएशन क्या होती है जी? सो लेट मी गो थ्रू जी। सो नेगोशिएशन हमने चैप्टर 2 में कहीं गो थ्रू किया था कि चैप्टर 4 में भी आगे डिस्कस किया था। नेगोशिएशन ये होता है कि 2 पार्टीज, उनके डिफरेंट मोटिव्स होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जिसमें सेलर और बायर, सेलर का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव टू अर्न द प्रॉफिट, और बायर का जो ऑब्जेक्टिव है टू गेट द प्रोडक्ट, टू गेट द सर्विसेज। अब दोनों के डिफरेंट जो है ना वो माइंडसेट्स हैं। सेलर चाहता है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो, और बायर चाहता है कि मुझे मिनिमम प्राइस में वो चीज़ मिल जाए। अब अगर सेलर जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट के ही उस चक्कर में रहेगा, और बायर जो है वो मिनिमम उसको बाय करने की कोशिश करनी मिनिमम प्राइस में, तो फिर ये डील नहीं हो पाएंगे। सो वी हैव टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन फॉर दैट। ठीक है जी। और वो जो म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड द नेगोशिएशन। ओके हो गया जी। सो द गोल इज नॉट टू गेट अ डील। सिर्फ गोल जो है, मकसद जो है, वो सिर्फ डील को हासिल करना नहीं है। ठीक है। द गोल इज टू गेट अ गुड डील। सिर्फ डील हासिल करना नहीं है, गुड डील हासिल करना पर्पज है कि एक चीज़ का सिर्फ हासिल करना मकसद नहीं है, बल्कि बेस्ट पॉसिबल प्राइस में हासिल करना इज अ पर्पज। ठीक है। क्वालिटी भी उसमें होनी चाहिए, उसमें स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आपको जो फैसला था बड़ा वो स्मार्ट फैसला था। ठीक है। सिर्फ एक डील कर लेना इज नॉट सफिशिएंट। आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो अगर वो मार्केट में वो चीज़ है 100 की, आपने 90 खरीदी, तो मतलब यू आर अ स्मार्ट पर्सन, आपने अच्छी नेगोशिएशन की। लेकिन अगर 100 की चीज़ है, आपने वो 150 में बाय कर ली, तो आपने बाय तो कर ली, बट यू डिडंट हैव अ गुड डील। सो दिस इज द मेन पर्पस नेगोशिएशन का, कि नॉट टू फाइंड अ डील बट अ वेरी गुड डील। यस, ये वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उससे रिलेट कर रहा है। ट्राई नॉट टू गो फॉर द हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन यू शुड हैव द स्मार्ट वर्क एज वेल, कि उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ करो। ठीक है। सो नेगोशिएशन, लेट मी गो थ्रू द बुक।
रेफर्स टू डिस्कशन अमंग 2 or more people, कम से कम 2 होते हैं और मैक्सिमम एज मैनी एज यू कैन ऐड ऑन, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट, ताकि उनका जो आपस का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाए, जो एग्रीमेंट होना है वो एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन के साथ वो फुलफिल हो जाए, ठीक है, वो एग्रीमेंट हमारा पूरा हो जाए। इट इज़ ऑल अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंसेस। ये जो होता है इन्फ्लुएंस की बेस पे होता है। इन्फ्लुएंस क्या होता है जी, कि जो जिसके पास जितनी अच्छी स्पीच होगी, जिसके पास जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, जो जितना अच्छा बोल पाएगा, ठीक है, वो उस नेगोशिएशन को विन कर देगा। सपोज मोस्ट ऑफ द टाइम बायर इतने अच्छे स्पीकर नहीं होते, आपको पता ही है, लेकिन सेलर क्योंकि उनका ये काम होता है बोलने का, तो दे आर वेरी गुड स्पीकर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको इस तरह की बातें करेंगे, ठीक है, वो इस तरह से आपको ग्रैब करेंगे कि आप सम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम आप ज़्यादा पेमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। तो ये कहना ही चाह रहा है कि नेगोशिएशन में विन वही करता है कि जिसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होती है, कि जो जानता है कि लोगों को कैसे ग्रैब करना है, जो जानता है कि मैं अपने मकसद को कैसे अचीव करना है, जिसके पास वो वर्ड्स होते हैं, जिसके पास अच्छे अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है, ठीक है, तो उसको पता होता है किस मौके पे कौन से अल्फाज यूज़ करूँगा, तो अगला बंदा जो है वो मेरे मुताबिक जो है ना वो प्राइस को मॉडिफाई कर देगा। ठीक हो गया जी। सो नेगोशिएशन मिनिमम 2 और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, और नेगोशिएशन में पार्टीज एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन को फाइंड करती हैं, और सोल्यूशन जो फाइंड होता है वो जिसके अंदर जितनी अच्छी नेगोशिएशन स्किल होगी वो उसके हक में वो फैसला हो जाता है। सपोज आपने चीज़ खरीदनी है और सेलर कह रहा है जी ये चीज़ है 150 रुपये की या 200 रुपये की, चल मेक इट लाइक 200 रुपीज़। देखिए अब अगर आप में अच्छी नेगोशिएशन स्किल होगी तो आप उसको 150 भी करा सकते हैं, 180 भी, लेकिन अगर आपको नेगोशिएशन अच्छी नहीं होगी तो वो आपको इस तरह की बातें कर देगा कि यू पे लाइक 200 रुपीज़। क्लियर हो गया जी। सो दिस इज कॉल्ड द नेगोशिएशन। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दी मीडिएशन। थोड़ा सा टेक्निकल है ये मीडिएशन जी फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, ऐसा ही है ना, देखिए फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, तीनों कंबाइंड हैं, तीनों आपस में मिले हुए। ये बुक से गो थ्रू करो ताकि आपको डीपली अंडरस्टैंड हो जाए जी। मीडिएशन इज अ डेलिब्रेट, आप सोच समझ के एंड कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस, और ये आप ओपनली मसलों को हल नहीं करते बल्कि कॉन्फिडेंशियली मसलों को हल कैसे करते मैं आगे बताता हूँ। इन विच एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी मीडिएटर, इम्पार्शियल जो सब के लिए वो काम कर रही है, इम्पार्शियल जो सब के लिए काम कर रही है, थर्ड पार्टी मीडिएटर हेल्प्स पीपल डिस्कस डिफिकल्ट इश्यूज। लोग डिफिकल्ट इशू डिस्कस करते हैं और वो साइलेंटली आपके मसलों को हल करती रहती है। एंड सेटल एन एग्रीमेंट, और आपका एग्रीमेंट जो है वो सेटल हो जाता है। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल मैं कैसे दूंगा आपको। सपोज आपने कोई डिक्शनरी का वर्ड देखना है, कोई डिफिकल्ट कोई जार्गन वर्ड आपने गूगल करना है। अब आपने तो व्हेनेवर यू राइट देयर यू फाइंड अ सॉल्यूशन। अब आपने तो नहीं कहा था कि यार काइंडली मेरे लिए प्रोग्रामिंग करो और ये वर्ड ऐड करो, या सपोज आपने कोई वीडियो देखनी है, आपने कोई पिक्चर देखनी है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है ऑनलाइन, ओके, तो आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाती हैं यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिलती हैं, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिल जाती है। लोगों ने ऑलरेडी इतना काम किया हुआ है। सो आप आजकल के दौर में आपको जो भी मसला है जस्ट राइट इट डाउन एंड यू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। अब आपने तो नहीं कहा था, या आपने बंदों को तो नहीं हायर किया था कि वो जो है ना वो आपके लिए वो काम करके रखे, लेकिन सॉल्यूशन आर अवेलेबल। दुनिया के हर क्वेश्चन का सवाल आप यू कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट ऑलमोस्ट। तो ये जो हिडनली आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको खुद नहीं पता कि वीडियो बनाने वाला कौन था, वो इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन था। ठीक है जी, होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको तो सोर्स को तो पता ही नहीं होता, लेकिन वो आप उससे हेल्प आउट तो ले रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी होगी कि जो कॉन्फिडेंशियली और सोच समझ के वो आपको हेल्प आउट कर रही है। ओके हो गया। ठीक है। सो फंडामेंटल स्टेप्स इन द प्रोसेस इंक्लूड गैदरिंग इंफॉर्मेशन। फिर वो पार्टी पहले आपकी कस्टमर की इंफॉर्मेशन गैदर करती है कि कस्टमर को या यूजर्स को या आप लोगों को
किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इंटरनेट पे, या वैसे आपको किस तरह का चैलेंज दरपेश है, ठीक है। फ्रेमिंग द इश्यू, फिर आपके इश्यू को वो हल करने की कोशिश करता है कि इसको मैं कैसे हल कर सकता हूँ। अच्छा, बच्चे जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स गो थ्रू करते हैं, ठीक है, लेट मी वर्क ऑन डिफ़िकल्ट वर्ड्स। गूगल आपको हेल्प आउट करता है, वो डिफ़िकल्ट वर्ड आप जो भी इंटर करें, यू गेट अ सोल्यूशन आउट ऑफ दैट वन। ऐसा ही है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, फिर वो आपको सिर्फ उसी का सोल्यूशन ही बताता, बल्कि आपको साथ ये बताता है कि इसके अलावा ये भी सोल्यूशन है। जिस तरह से परफेक्ट एग्जांपल, आपने किसी लोकेशन पे जाना है तो गूगल मैप जो है वो आपको, या और एप्लीकेशन है, वो सिर्फ आपको एक रास्ता नहीं बताएंगे बल्कि आपको और रास्ते बताएंगे। अगर आपने इस रास्ते को फॉलो नहीं करना तो आप इस रास्ते को फॉलो कर लें, आप इस रास्ते को फॉलो कर लें। सो ये कहना चाह रहा है कि ये सिर्फ आपको सिर्फ एक ही सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ आपके इश्यू को फ्रेम नहीं करता, बल्कि आपके साथ जो और पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं आपके इश्यूज के, ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, ऑप्शन जो है ना जी तक जा सकते हैं, लाइक देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, उनको भी वो डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया जी। अल्टरनेटिव्स एंड बार्गेनिंग, सॉरी यहां पे लिखा हुआ बेटा कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिव्स। कंस्ट्रक्टिव ये होता है कि यस वही चीज है वैसे कंस्ट्रक्टिव, और के वो ऑल्टरनेटिव भी बताता है कि उसके अलावा और कौन से सोल्यूशन है। बार्गेनिंग, फिर आप उसकी बेस पे बार्गेन करते हो, कि जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसकी बेस पे आप फैसला करते हो कि मुझे कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी। जिस तरह से अगर आपने मोबाइल खरीदना है ऑनलाइन, या आपने कोई चीज़ खरीदनी है, तो आपको एक कंपैरिजन मिल जाता है। आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाएं, बल्कि कई वेबसाइट बनी है कि वो कंपैरिजन प्रोवाइड करती हैं कि ये वाला मोबाइल इस प्राइस में मिल रहा है, ये इस मोबाइल इस प्राइस से मिल रहा है, ये इस प्राइस से मिल रहा है। आप कंपेयर करके यू कैन फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। तो फिर बार्गेनिंग करना आपके लिए आसान होता है, क्योंकि अब वो थर्ड पार्टी है, आपको सारे पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। आपने ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप जो है ना वो किसी भी वेबसाइट, आपको पता ही है, ठीक है। सो आप किसी वेबसाइट पर जाएं, यू गेट अ प्राइस, आप दूसरी वेबसाइट पर जाएं, यू गेट अदर प्राइस। इवन के इन सेम वेबसाइट कुछ ऐसी वेबसाइट अवेलेबल है कि जहाँ पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एड अप करके उनकी प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं, एंड यू कैन प्राइस कंपैरिजन के अलावा उनकी क्वालिटी भी कंपैरिजन कर सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि वो किन 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 फंक्शंस की वो हामिल है, तो उसके मुताबिक आप फिर प्रॉपर्ली फैसला कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज दी फॉर्मलाइजिंग एग्रीमेंट। फिर इसकी बेस पे आप अपना एग्रीमेंट फाइनलाइज करते हो कि ओके आई हैव टू गो फॉर दिस प्रोडक्ट, आई हैव टू बाय दिस सर्विसेज, ठीक है। तो आपका जो एग्रीमेंट होता है वो बड़ा नॉलेजेबल होता है, वो बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। आप जो फैसला करते हो आजकल के दौर में वो ऐसे ही फैसला नहीं करते हो। कोई लोग आपको आसानी से आजकल धोखा नहीं दे सकते। आजकल धोखा देने के और तरीके वैसे बन चुके हैं, लेकिन आसानी से आपको धोखा नहीं दिया जा सकता क्योंकि वी हैव ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, वी हैव ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स क्वालिटीज। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट आपको 10 फंक्शन दे रही है, दूसरी प्रोडक्ट कंपेयर करें तो शायद वो आपको 12 फंक्शन दे रही हो, 15 फंक्शन दे रही हो, तो देन यू हैव अ बेटर चॉइस कि आपने किस प्रोडक्ट पे जाना है, ठीक है। सो पार्टीज इन मीडिएशन क्रिएट देयर ओन सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देयर ओन सॉल्यूशन, वो अपने सॉल्यूशन खुद हासिल करती हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि फैसला आपने करना है, फैसला गूगल ने नहीं करना। गूगल बाबा, मैं हमेशा कहता हूं गूगल बाबा यूट्यूब नानी, ठीक है, ये आपको फैसला नहीं करके दे सकती, फैसला इंसान ने खुद, ये सिर्फ आपको हेल्प आउट करते हैं, ये टूल सिर्फ आपको हेल्प आउट करते हैं टू मेक अ डिसीजन, लेकिन फैसला आपने खुद करना है। और आपने फैसला क्या करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया का कोई शख्स आपको फैसला करने पे ऐसा नहीं, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें सीए की इन्फॉर्मेशन में आपको बीसी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब एग्जाम में आपने बैठना है या जब आपके सामने जो टेस्ट आता है, क्विजेज आते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डिसीजंस। आप खुद फैसला करते हो, उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। सो फैसला इंसान ने खुद करना है। वी आर हियर टू प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। इस तरह से जो जितने भी टूल्स हैं वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ आपको हेल्प आउट करते हैं to reach to a decision. Technology only helps you to reach to a decision in what you have to do in your life. And mediator doesn't have any decision making power over the outcome. तो mediator के पास कोई पावर नहीं होती कि
वो आपके भी यहाँ पे फैसला कर सके। भाई कोई आपको बता रहा है कि आपने ऐसे करना है, आपने वैसे करना है, इट्स अप टू यू, आप करते नहीं करते, इट्स योर चॉइस। लोग आपको बताएंगे, ऐसा ही है ना, देखिए। लेकिन जो जिंदगी में करना है वो आपने करना है। इस तरह से आपने सीए की इन्फॉर्मेशन ली होगी, एफएससी के बाद आपने और डिग्री की इन्फॉर्मेशन ली होगी, अल्टीमेटली फैसला आपने ही करना है, लोग आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाएं, अब जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएं, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आपने किस प्रोग्राम को चूज करना है। ठीक हो गया जी। सो सॉरी फॉर दैट अगेन जी। तो यही कहना चाह रहा है कि फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स, अगर आप ये देखें फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, के वो पार्टी एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करती है कि आपका मसला क्या है, फिर वो उस मसले पे वो सॉल्यूशन फाइंड करती है, उस मसले पे वो काम करती है, तो फिर वो कॉमन चीज़ हो जाती है। मतलब आपका काम और उसका काम फिर कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो ये कहना है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड और फाइंडिंग कॉमन सॉल्यूशंस। ओके हो गया जी। सो नेक्स्ट इज कंसोलेशन जी। नेक्स्ट इज कंसोलेशन जी। कंसोलेशन क्या होती है जी? थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू बी विद मी। बाद में सारे पॉइंट में गो थ्रू करता हूँ कंसोलेशन क्या होती है जी। यहां तक ओके। नेगोशिएशन तो इजी था, आपको समझ आ गया होगा, 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुका है। लेकिन मीडिएशन आपके नया वर्ड था, तो आपको शायद इसको 2-3 दफ़ा रिपीट करना पड़े इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीडिएशन। नाउ नेक्स्ट इज कंसोलेशन। ठीक है, सो कंसोलेशन इज द लीस्ट इंट्रूसिव ऑफ थर्ड पार्टी प्रोसेस, के इसके पास सबसे कम पावर होती है, लीस्ट इंट्रूसिव। ठीक है, ये ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये इसका काम सिर्फ क्या, वो आगे बताएगा। A neutral conciliator serves as a go between, जिसे हम अपनी ज़बान में बोलते हैं लोटा देखिए कि जो या जिस तरह से बेटा, सॉरी फॉर डैट, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ मासियाँ होती हैं जो रिश्ते करवाती हैं, गो बिटवीन। पहले एक पार्टी के पास जाती हैं, देखिए, उनका मुद्दा लेके दूसरी पार्टी के पास जाती हैं, फिर उनकी बात फिर पहली पार्टी से करवाती हैं। ठीक है, तो पहले वो ग्राउंड फाइंड करना कि दोनों पार्टीज आपस में ओके हो जाए, क्योंकि दोनों पार्टी दूसरे को नहीं जानती, या दोनों में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है कि दे डोंट वांट टू फेस ईच अदर, वो एक दूसरे को फेस नहीं करना। फिर एक थर्ड पार्टी होती है कि जिसका काम सिर्फ सुलह करवा देना या दोनों को मिला देना। क्लियर जी? सो टिपिकली द कंसोलिएटर मीट्स इंडिपेंडेंटली, ये एक हर पार्टी से इंडिपेंडेंटली वो मीट करता है या मीट करती है। अगर आप उसको मासी कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ठीक है, जो रिश्ते करने वाली मासी होती है वो इंडिपेंडेंटली हर पार्टी के पास जाती है, बिजनेस ही है ना, वो पैसे चार्ज करती है उसकी। एंड सेपरेटली विद ईच पार्टी इन ऑर्डर टू कन्विंस द पार्टीज टू प्रोसीड विद ईच अदर। जिस तरह से अगर आपने घर भी खरीदना है या आपने घर रेंट आउट करना है, तो आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, ऐसा ही है ना। देखिए, आपने घर खरीदना है, आप प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, मुझे घर चाहिए। एक सेलर भी पहले आया होता है कि यार अगर कोई पार्टी आती है आपके पास घर खरीदने के लिए तो मुझे रेफर कीजिएगा। ठीक है, तो दोनों पार्टीज इंडिपेंडेंटली मीट करती हैं पहले। देखिए, पहले सेलर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मैंने किस प्राइस में सेल आउट करना है, और बायर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मैंने किस प्राइस में उसको बाय करना है। ठीक है, अब इसमें जो डीलर है उसका सिर्फ काम क्या है, अपना कमीशन चार्ज करना और दो पार्टीज को आपस में मिलाना। ठीक है, अगर डील हो गई तो ही विल चार्ज, द डीलर विल चार्ज इन बिटवीन। आई होप यू अंडरस्टूड। Typically, the conciliator meets independently and separately with each party in order to convince the parties to proceed with it. ठीक है जी, वो इंडिपेंडेंटली मिलती है, वो जो थर्ड पार्टी है जिस हमने डीलर की बात की, ठीक है, वो दोनों पार्टी से पहले इंडिविजुअली मिलता है, उनकी रिक्वायरमेंट पूछता है। अगर वो लगता है, उस डीलर को लगता है कि दोनों आपस में इनकी डील हो पाएगी, तो देन ही विल गो फॉर। ठीक है, वो फिर उस मीटिंग को आगे मूव ऑन कर दे। दस द कंसोलिएटर प्राइमरी रोल इज टू रीस्टैब्लिश और गेट टुगेदर द कम्युनिकेशन बिटवीन द। इसका जो मेन मकसद होता है कि दोनों पार्टीज का आपस में किस तरह से मुलाकात हो जाए और ये डील जो है ना दोनों पार्टीज की ओके हो जाए। यहाँ तक क्लियर है जी? दोनों पार्टीज की अगर डील हो गई तो उसको कमीशन मिलेगा, अगर डील ना हुई तो उसको कमीशन अपना नहीं मिलेगा।
इस तरह से बेटा अगर आप किसी मंडी में जाएं, सब्जी मंडी में जाएं सपोज, तो किसान जो है वो खुद तो चीज़ें नहीं सेल आउट करते ना, वो आएंगे मंडी में आके अपनी चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगे, ओके। और फिर वहाँ पे जो शॉपकीपर बैठे हुए हैं, वो जो सब्जी फरोश बैठे हुए हैं, वो फिर आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, सिर्फ गो बिटवीन है कि पीछे से माल पिक किया, जिस तरह होल सेलर्स होते हैं, पीछे से माल पिक किया और आगे कस्टमर को दे दिया और बीच में अपना कमीशन चार्ज कर लिया, सिंपली, ओके जी। When the parties are too angry to speak with each other, जब दोनों पार्टीज बहुत गुस्से में होती हैं, जिस तरह से अब मैं if I talk about example of सीरिया, जहाँ पे रेबल्स और दोनों का बड़ा आपस में शदीद जो है, या तालिबान पहले थे और जो गवर्नमेंट, उनका बड़ा शदीद आपस में जो है ना वो था, कि आमना सामना वो नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पाते इवन, तो वो फिर एक थर्ड पार्टी होती है, जिस अभी भी है इंडिया पाकिस्तान आमने सामने नहीं होते, तो बीच में थर्ड कंट्री आता है जो मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं मीडिएटर। हम मोस्टली अमेरिका को कहते हैं जी हमारे मसलों को हल करें, हम मोस्टली वर्ल्ड बैंक को कहते हैं जी कि हमारे फाइनेंशियल मसलों को हल करें, हम यूएन को बोलते हैं जी हमारे कश्मीर के मसलों को हल करें, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी है कि जिसकी हम तरफ देखते हैं कि वो हमारे मसलों को, क्योंकि हम दो पार्टीज इतना सीवियर क्लैश है कि हम आपस में मसला हल करने के काबिल नहीं हैं। अ कंसुलेटर मे बी ऑल डैट इज नीड, फिर यहाँ पे कंसुलेटर ही रिक्वायर्ड है कि जो आपके मसलों को हल कर पाएगा, ठीक हो गया जी। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले वो क्या करवाता है जी, दो पार्टीज की, ये देखो क्या करवाता है, ये देखो दो पार्टीज क्या करवाता है वो, मीटिंग, ठीक है, दो पार्टीज की आपस में मीटिंग करवाता है, ठीक है। फिर दोनों पार्टीज या दोनों पार्टी से इंडिपेंडेंटली पहले मीट करता है, ओके। फिर उनकी स्टेटमेंट्स लेते हैं, व्हाट दे यूज्ड टू से, की स्टेटमेंट्स ली जाती हैं। फिर उसके बाद उनकी सजेशंस, अगर कोई वो कहते हैं जी हमें नहीं ये इस पॉइंट को चेंज करें तब हम मुलाकात करेंगे, या ये चीज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर वो सजेशंस ली जाती हैं। फिर उसके बाद अल्टीमेटली वी गो फॉर द फाइनल एग्रीमेंट, आप देखें वी गो फॉर द फाइनल एग्रीमेंट, ठीक हो गया जी। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है जी। सो लेट्स मूव ऑन जी। यहाँ तक ओके, सो आई एम गोइंग ऑन, आई एम मूविंग ऑन। सो लास्ट है इसमें जी आर्बिट्रेशन जी। आर्बिट्रेशन क्या होता है जी, आर्बिट्रेशन क्या होता है जी। कोर्ट ध्यान में क्या आया, जिरगा ध्यान में क्या आया, कोर्ट में क्या होता है जी, दो पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फैसला किसने करना होता है, जज ने करना होता है, कोर्ट में फैसला होता है, ठीक है। कॉन्सिलेटर और आर्बिट्रेशन में डिफरेंस क्या है, बाकी चीज़ें सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉन्सिलेटर में उसके पास थर्ड पार्टी के पास फैसला करने की कोई हिम्मत नहीं है, वो सिर्फ मिलाने की कोशिश कर रहा है और अपना कमीशन चार्ज कर रहा है, या वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इन बिटवीन कि पार्टी ए क्या कह रही है, पार्टी बी क्या कह रही है, बस उसका सिर्फ इतना ही रोल है, फैसला आपने खुद करना है, फैसला पार्टी में। यहाँ पे सारे का सारा फैसला थर्ड पार्टी करेगी, क्योंकि अब आप कोर्ट में चले गए, ओके, या किसी बड़े आदमी के पास चले गए कि आप समझते हैं कि वो आपके मसलों को हल कर सकते हैं, तो फिर वही आपके सारे मसलों को वो जो फैसला कर देगा यू हैव टू फॉलो, अब आप उससे पीछे नहीं हट सकते। तो दिस इज कॉल्ड द आर्बिट्रेशन जी। सो आर्बिट्रेशन इज द प्रोसेस, पहले मैं इधर से बुक से गो थ्रू कर लूँ ताकि, आर्बिट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जो दोनों के लिए बिल्कुल न्यूट्रल होती है, दोनों फरीक के लिए, जो भी दो पार्टीज़ को जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है कोर्ट वगैरह में जो होता है, या जो झगड़े वगैरह होते हैं, वो न्यूट्रल पर्सन है, ना पार्टी ए को उसको जानती है ना पार्टी बी उसको जानती है। आफ्टर रिव्यूइंग एविडेंस एंड लिसनिंग टू आर्गूमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड, दोनों के एविडेंस सुनने के बाद और दोनों के आर्गूमेंट सुनने के बाद इशू द डिसीजन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, फिर वो फैसला करते हैं उसकी बेस पे, किसकी बेस पे, आर्गूमेंट्स की बेस पे और प्रूफ की बेस पे, ठीक है, ताकि मसले को रिजॉल्व किया जाए, इस झगड़े को रिजॉल्व किया जाए। आर्बिट्रेशन इज ऑफन यूज इन कमर्शियल एंड लेबर मैनेजमेंट डिस्प्यूट, ये मोस्टली जो
आपके कमर्शियल जो इश्यूज़ होते हैं, जो कारोबारी इश्यूज़ होते हैं, कुछ किसी के साथ फ्रॉड हो गया, या जो कस्टमर के जो इश्यूज़ होते हैं कंपनी के साथ, वहाँ पे इसको बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। लेबर एंड मैनेजमेंट डिस्प्यूट, जहाँ पे लोगों के इश्यूज़ होते हैं, लोगों के ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, या कोई जो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, कहीं पे कोई करप्शन वगैरह हो गई, और ये आपको पता ही है सारा वो सीन जो है। तो यहाँ फिर क्या होता है, इज़ ऑल अबाउट दी आर्बिट्रेशन। क्लियर हो गया जी, यहाँ तक फाइन है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो आई एम डन विद जी, आई एम डन विद किससे में, स्पीकिंग स्ट्रेटजीज, के हम बोल के कैसे मसलों को हल कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। सो लेट मी गो थ्रू, बल्कि ये हमारे पास ये स्लाइड अभी रहती है। लीगल डेफिनेशन क्या है जी, द सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, जो दो पार्टीज में जो डिस्प्यूट होता है वो सेटल किया जाता है बाय इम्पार्शियल थर्ड पार्टी। इम्पार्शियल होता है कि जो बिल्कुल न्यूट्रल होती है, जो किसी के हक में नहीं होती, बल्कि वो अपने प्रूफ की बेस पे, अपने एविडेंसेस की बेस पे जो वो दोनों पार्टीज प्रोवाइड, उसकी बेस पे वो फैसला करती है। Who decision the contending parties agree to accept, वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे so they get punished for that। ठीक है जी। so next is ये बेटा, मोस्टली ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए और कोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है जी। so I'm gonna continue the next, अच्छा उसी का ही है, ठीक है। so स्टाइल ऑफ, अब उसको थोड़ा सा वो, बल्कि ये पिछले टॉपिक से उसको रिलेट कर रहे हैं जी। तो स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, फोर्सिंग, ये हमने, फोर्सिंग होता है बेटा कंपटीशन, जहाँ पे आपको देख लें एक पार्टी लूज कर रही है और दूसरी पार्टी विन कर रही है, ऐसा ही है ना, ठीक है जी। सो अवॉइडिंग क्या है जी, आप सिचुएशन बड़ी टेरेबल है, सिचुएशन बड़ी टेरेबल है, ओके, और आप सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हो ताकि आप हैप्पी रहो, यही पढ़ा है हमने। तीसरी एकोमोडेशन, आप खुद जो है सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस या खुद सेक्रीफाइस कर रहे हो ताकि अगला पर्सन हैप्पी हो जाए। कॉम्प्रोमाइज, दोनों को प्रॉब्लम है जी पढ़ा था ना हमने, ये नेगोशिएशन का ही वर्ड है कॉम्प्रोमाइज, दोनों को दे डोंट गेट व्हाट दे आर सपोज टू गेट, एंड कोलैबोरेशन, बोथ आर हैप्पी, विन विन सिचुएशन। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक से ये स्लाइड यहाँ पे मूव ऑन की हो गई है जी। नेक्स्ट इज जी, यहाँ तक ओके है जी। सो स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पहले यहाँ तक इसको पहले कंटिन्यू कर लें। स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, प्लीज रिमेंबर, सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज द गोल, नॉट विनिंग। सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज द गोल, मसले को हल करना, मसले को, मकसद को या अपनी मंजिल तक पहुंचना इज द रियल गोल, नॉट विनिंग। जीतना मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने जिंदगी में जहां पहुंचना है वहां पहुंचो। ठीक है, दूसरों के साथ वाई यू, क्योंकि जब विनिंग की कोशिश करते हैं तो फिर आप में जेलसी क्रिएट होती है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है, प्रेशर क्रिएट होता है। बस आप लगे रहो अपने मकसद में, क्योंकि आपके नसीब में जो है वो आपको मिल जाएगा, जो उनके नसीब में है वो दूसरों को मिल जाएगा। सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज द गोल, नॉट विनिंग। ठीक है जी, आपने सीए करना है, आपने एएफसी करनी है, कैफ करना है, तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, आप अपनी मैक्सिमम एफर्ट करें, आप मैक्सिमम एफर्ट करें, ओके, और आप विन भी कर जाएंगे, आपका गोल भी अचीव। मतलब मेन पर्पस ये नहीं है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मेन ये है कि मुझे मैक्सिमम लर्न करना है, एज मच एज आई कैन। और अगर आपके मार्क्स आए वो आपकी लर्निंग की इंडिकेशन, ना कि कंपटीशन की इंडिकेशन। देखो मैं तुम्हें डाउन कर दिया ना, देखो मैं चैंपियन हूँ, ये चीज़ें ना वो फिर जेलसी क्रिएट करती हैं, माशरे में ना तंग नजरी क्रिएट होती है। ओके, सो आजकल जो कॉन्सेप्ट है वो है जी, आप अपने गोल पे फोकस करें, अपने मकसद पे फोकस करें, अपनी डेस्टिनेशन पे फोकस करें, आपने जो चीज़ अचीव करनी है बस उसमें लगे रहें चुप करके, दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़ दें, और आप अल्टीमेटली वो अचीव कर लेंगे जो आपको चाहिए। सो विनिंग इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट आजकल के दौर में। आप विन कर लेंगे, एक दफ़ा कर लेंगे, दो दफ़ा कर लेंगे, लेकिन आप उस मंजिल तक अगर ना पहुंच, सपोज आपका असल मंजिल जो है वो एएफसी है, असल मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आपका एक टेस्ट में आपने फर्स्ट पोजीशन नहीं भी गेन की तो उससे आपकी ये ना हो कि आप अपनी मंजिल ही छोड़ दें, आप डिसहर्ट हो जाए। होता है ना सब स्टूडेंट्स के, अगर वो
उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होते तो वो डिसर्ट होके नहीं आई कांट डू, नो, आप अपने लगे ना अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे ऐसा से इंशाल्लाह। जिस तरह दो गाड़ियां जा रही हैं तो आप गाड़ी क्रॉस कर गई है तो आप उसको या तो क्रॉस कैसे कर गया उसको विन करने की कोशिश करें। आपका मकसद अपनी मंजिल तक पहुंचना, इसी बेशक आराम से पहुंचे, आराम से पहुंचेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे और आप सेफली जो है ना अपनी डेस्टिनेशन मंजिल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, सो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। एनीवेज जी आगे चलें जी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीच। अब जो हमने पब्लिक स्पीच करनी होती है, जिस तरह से हमने प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशंस देते हो, जिस तरह से आप क्लास में प्रेजेंटेशंस, अनफॉर्चुनेटली अगर फिजिकली आप यहाँ पे होते मेरे सामने तो मैं आपकी फिजिकल प्रेजेंटेशंस लेता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको प्रेजेंटेशन देनी। अगर अभी आप नहीं दे पा रहे तो ये आपके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रोफेशनल लाइफ में जब आप डायरेक्टर बनेंगे, जब आप CEO बनेंगे, जब CFO बनेंगे, तो प्रेजेंटेशन के बगैर आपने अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस का बताना है, आपने अपने एम्प्लॉइज़ का बताना है, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, उसके बगैर आपका चारा नहीं है जी। सो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे की पर्पस को पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं नो योर ऑडियंस। की पर्पस ज़िंदगी में हमने, या की पर्पस हम वो प्रेजेंटेशन देना क्यों चाह रहे हैं, उसका मकसद क्या है प्रेजेंटेशन देने का। जिस तरह से मैं आज आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो इस लेक्चर को डिलीवर करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, मैं आपको लेक्चर क्यों डिलीवर कर रहा हूँ। नो योर ऑडियंस। फिर ये हमने ये वही चैप्टर 2 वाली कहानी शुरू हो गई है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें, फिर ऑडियंस को डिफाइन करें। वो हमने पढ़ा था ना वहाँ पे चैप्टर 2 में, अगर आप गो थ्रू करें, यहाँ पे हम डिफाइनिंग अ मैसेज या डिफाइनिंग अ बिजनेस मैसेज है, वहाँ पे हम ये सारे पॉइंट्स गो थ्रू कर रहे हैं। तो उसी को दोबारा वो रिपीट कर रहे हैं, डिटेल में हम गो थ्रू करते हैं। प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, परफॉर्म, एंड देन टाइम हैज़ कम to face the questions put by the audience. So let me go through one by one. अच्छा, बल्कि मुझे वन बाय वन ही गो थ्रू करने पड़ेंगे। ओके जी। सबसे पहले क्या है जी, पर्पस। अच्छा, याद रखिएगा कोई भी काम ज़िंदगी में जो आप करते हो, इस दुनिया में जो भी आप काम करते हो, विदाउट पर्पस नहीं करते। आप CA कर रहे हो, किसी मकसद के तहत कर रहे हो। मैं यहाँ लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, किसी मकसद के तहत कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी काम दुनिया में बगैर मकसद के नहीं, कोई ना कोई आपका मकसद होता है। मोस्टली आपका मकसद आपकी अपनी ज़ात का होता है कि यार मेरा कुछ बन जाए, मैं पास हो जाऊँ, मैं जो है ना दुनिया में वो हासिल करूँ जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, मैं अपने ख्वाबों को अचीव कर लूँ। तो व्हाटसोएवर। अब प्रेजेंटेशन का भी एक पर्पस होता है। आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको सबसे पहले पता हो कि मैंने प्रेजेंटेशन किस मकसद के लिए देनी है, मैंने उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं उससे हासिल क्या करना चाह रहा हूँ। सपोज मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरा एक मकसद है जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मकसद है, और मकसद मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरों को समटाइम बताते भी हैं और समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी बताते, लेकिन आप बता देते हैं। आप CA क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यू वांट टू गेट गुड जॉब और गुड सैलरी और गुड स्टेटस और गुड फेम, व्हाटसोएवर। सो हर एक ने कोई ना कोई पर्पस डिफाइन किया। सेम विद दी प्रेजेंटेशन, सेम विद द पब्लिक स्पीच। तो सबसे पहले आपको पता हो कि आप किस मकसद के लिए स्पीच कर रहे हैं, बिजनेस स्पीच है या पॉलिटिकल, जिस तरह पॉलिटिशियन भी स्पीच करते हैं, उनका मकसद होता है आवाम को घेरना, और जो बिजनेस स्पीच होती है वहाँ पे कस्टमर को जो ना ग्रैब करना होता है। सो सबसे पहले आपने पर्पस आइडेंटिफाई करना होता है। लेट मी गो थ्रू द पर्पस फ्रॉम द बुक। बिफोर यू टेल योर ऑडियंस यू मस्ट नो योरसेल्फ क्लियरली। आप सेल्फ अवेयरनेस करो, अपने आप को तो पहले समझाओ कि वो आप काम क्यों कर रहे हो। जिस तरह मैं पहले अपने आप को समझाऊं कि मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन क्यों दे रहा हूं, व्हाट्स द नीड टू बी। ठीक है, जितना अपने आप को पहले मुतमईन करूंगा इतना ही अच्छे तरीके से आपको मैं डिलीवर कर पाऊंगा। सो बिफोर यू टेल योर ऑडियंस यू मस्ट नो योरसेल्फ क्लियर एज टू व्हाट इज अ की पॉइंट, कि मैं क्या, व्हाई की पॉइंट, व्हाट्स अ की पॉइंट। इस टॉपिक में क्या की पॉइंट जो आपको डिस्कस करना है, पर्पस क्या है। ठीक है जी, कंसिलेशन का क्या पर्पस था, आर्बिट्रेशन का क्या पर्पस, पहले मैं खुद तो क्लियर हो जाऊं। मैं खुद क्लियर नहीं हूं तो आपको मैं क्या समझाऊंगा जी। प्रिपेयर योर स्पीच वेल अराउंड, फिर उसके मुताबिक अपनी स्पीच को प्रिपेयर करो, उस मकसद के मुताबिक, उस मकसद से नहीं हटना। ये ना हो कि आपने मकसद डिफाइन किया जी
कि मैंने कस्टमर के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है और आपने जो बनाई है वो मैनेजमेंट के मुताबिक बनाई है, जो आपने जो बनाई है वो डायरेक्टर के मुताबिक नहीं। अब जिसके मुताबिक बनाई है उसके मुताबिक ही आप सारा डाटा रखोगे, अपनी प्रेजेंटेशन का स्टाइल रखोगे, अपना लहजा रखोगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज रखोगे तो बात बनेगी। जिस तरह से अब आपने प्रेजेंटेशन देनी है, एक आपने लेक्चर देना है 10th के बच्चों को, एक लेक्चर देना है आपने FSC के बच्चों को, और एक लेक्चर देना है आपने फाइनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। अब क्या तीनों लेवल पे लहजा सेम होगा? तीनों लेवल्स पे क्या बॉडी लैंग्वेज सेम होगी? तीनों लेवल पे क्या वर्ड सेम होंगे? सब कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो ये कहना चाह रहा है उसके गेट पे अपनी स्पीच को प्रिपेयर करो। एंड की पर्पस, सॉरी, प्रिपेयर योर स्पीच वेल अराउंड द की पर्पस, या उसके की पर्पस के गिर्द ही आपकी सारी स्पीच होनी चाहिए। ओके, पर्पस से हट के आपने फिर स्पीच प्रिपेयर नहीं करनी। यू शुड बी वेल अवेयर दैट यू आर एमिंग टू गेट आउट व्हाट यू आर एमिंग टू गेट आउट ऑफ योर स्पीच। आपको पता होना चाहिए कि आप उस स्पीच से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। आगे बताना चाह रहे हैं द 4 बेसिक टाइप ऑफ स्पीचेज आर मेंट फॉर इन्फॉर्मिंग। हम कुछ स्पीचेस करते हैं कि जहाँ पे आपको मकसद होता है इन्फॉर्म, जिसमें मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, राइट नाउ आई एम इन्फॉर्मिंग यू, ठीक है। परसुएडिंग, कुछ स्पीचेस होती हैं कि जहाँ पे आपको इंडायरेक्टली मोटिवेट भी किया जा रहा होता है कि यार प्लीज मूव ऑन, बढ़ो आगे, कुछ करो, एक्शन परफॉर्म करो, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही हासिल ना करो। सो परसुएडिंग, ये एक्शन से पहले जो आप में एनर्जी आती है, ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जी ड्रिंक्स पीते हो ताकि एनर्जी आ जाए, इस तरह से कोई एक्शन परफॉर्म करने से पहले ताकि सुस्ती ना छाए, वो सुस्ती को खत्म करने के लिए परसुएशन होती है ताकि आप एक्टिव हो जाओ, ठीक है जी। एंड मोटिवेटिंग, ठीक है, मोटिवेटिंग परसुएशन जो मोस्टली होती है ये लिख के की जाती है और मोटिवेटिंग बोल के की जाती है, दोनों में ये डिफरेंस है। परसुएड जो है ये लिख के आपको, जो आप डिफरेंट आप पिक्चर्स समटाइम गो थ्रू करते हैं, समटाइम डिफरेंट आप वीडियोस गो थ्रू करते हैं, या आप टेक्स्ट डिफरेंट गो थ्रू करते हैं, डिफरेंट बुक्स आप पढ़ते हैं। तो परसुएशन मोस्टली जो कॉन्टेक्स्ट है इसका वो रिटन कम्युनिकेशन के साथ, और मोटिवेटिंग आप बोल के हम दूसरों को कन्विंस करते हैं कि आपने काम करना है। एंड इंटरटेनिंग, और अल्टीमेटली हम जो बोलते हैं या जो हमारा जो पब्लिक जो स्पीच का जो हमारा जो पर्पस होता है वो इंटरटेनमेंट भी होता है, ठीक है जी। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं कि आपकी पब्लिक स्पीच के 4 मेन पर्पसेस होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन जो मेन होते हैं वो 4 होते हैं। इन्फॉर्मिंग, हम इन्फॉर्म करते हैं, सिंपली किसी को इन्फॉर्म कर देना, उसमें एक्शन का ऐसा कोई डिमांड नहीं होती, लेकिन परसुएशन के पीछे एक्शन इज मस्ट। ओके, आप मोटिवेटिंग में भी एक्शन आप करो ना करो इससे अच्छा है, लेकिन परसुएशन में तो लाजमी आपने एक्शन परफॉर्म करना है। मतलब एक्सपेक्टेशन ये है कि उसको सुनने के बाद आप एक्शन परफॉर्म करो, दैट्स कॉल्ड द परसुएशन। और मोटिवेटिंग आपको बस कह दिया, बता दिया, अब आपकी मर्जी, आप करें ना करें। एंटरटेनिंग, ठीक है, जहाँ पे मकसद होता है कि आपको थोड़ा सा एंटरटेन किया जाए। क्लियर हो गया जी। सो आई एम डन विद द की पर्पसेस। नेक्स्ट इज दी ऑडियंस। अब आपने अपना मकसद तो डिफाइन कर लिया कि आपने प्रेजेंटेशन क्यों देनी है। अब आगे ऑडियंस भी देखनी है, किसके मुताबिक देनी है। ऑडियंस के मुताबिक आपके फिर मकसद चेंज नहीं होगा, याद रखना, मकसद चेंज नहीं होगा। ऑडियंस के मुताबिक आपके वर्ड्स चेंज होते रहेंगे, ऑडियंस के मुताबिक आपका लहजा चेंज होता रहेगा। जिस तरह से इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉफिट, डिफरेंट प्रॉफिट जितने भी आए हैं उनका पर्पस एक था, एक ही पर्पस था ना, लेकिन अपनी कौम के मुताबिक, लोगों के मुताबिक वो अपने स्पीच को चेंज करते रहे, अपने किरदार को, अपने अखलाक को चेंज करते रहे, अपने बिहेवियर्स को चेंज करते रहे, अपने लहजों को चेंज करते रहे। आप कोई भी देखें, सो पर्पस हर एक का सेम था, टू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी, लेकिन हर एक ने अपने हिसाब से अपनी आवाम को, या अपनी जो उनके अंडर जो थे लोग थे, उनके मुताबिक उनको स्पीच की, उनको तबलीग की, ठीक है, उनके मुताबिक अपना सारा मॉडिफाई किया गया, ठीक है जी। सो ऑडियंस, आई होप यू अंडरस्टूड कि हमारी जो स्पीच होती है, जिस तरह से मेरा जो पर्पस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपके मुताबिक, आपके लेवल पे आके मैं आपको समझाऊं। आपका मेन कंसर्न ये है कि पर्पस, ठीक है सर, आपको जो मर्जी हो, वी आर डैम कंसर्न, लेकिन हमारा पर्पस तब अचीव होगा। आप कहते हो हमारा पर्पस जब आप हमारे मुताबिक, आप जब इसको डिस्कस करेंगे,
ऐसे ही है ना। अब आपको मेरे पर्पस से क्या कंसर्न है, लेकिन आपको अपना पर्पस कंसर्न है। आपने अपनी AFC पास करनी है और वो तभी पास होगी जब मैं आपको आपके मुताबिक डिटेल में एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा जो कर रहा हूँ। मैं आपको वैसे प्रेजेंटेशन भी दे सकता था, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, लेकिन मैं आपको वर्ड बाय वर्ड गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि बच्चे बहुत रिमोट एरियाज के भी हैं, पूरे पाकिस्तान से इसको गो थ्रू कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी जो बच्चे CA करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी, वो भी इसको गो थ्रू कर रहे होंगे। तो मुझे लेवल्स का नहीं पता, तो मुझे उसको बिल्कुल स्क्रैच से लेके जाना पड़ रहा है, बिल्कुल बेसिक से लेके जाना पड़ रहा है। सो know your audience. Let me go through from the book. Once you get done with the purpose of speech, you should now think about your audience. अब आपका जब पर्पस क्लियर हो गया, जब मकसद क्लियर हो गया, जब आपको पता है कि आप वो काम किस मकसद के लिए कर रहे हो, तो फिर आप ऑडियंस को अपने सामने रखोगे। ऑडियंस के मुताबिक आप अपने मैसेज को, अपने वर्ड्स को आपने चेंज करना, अपने लहजे को आपने चेंज करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को आपने चेंज करना। यू हैव टू डिजाइन योर स्पीच अराउंड द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ योर ऑडियंस। ऑडियंस के मुताबिक, ऑडियंस की नीड के मुताबिक आप अपने वर्ड्स को चेंज करना है, आप अपने लहजे को चेंज करना जी। यू नीड टू प्रिपेयर इट द वे इट इज इनकरेज एंड एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस। आपने उसको इस तरह से प्रिपेयर करना है, उस लहजे में आपने उसको प्रेजेंट करना है कि ऑडियंस उसको इजीली एक्सेप्ट कर ले। यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक ओके? सो आई हैव कवर्ड द सेकंड पॉइंट एज वेल, नो योर ऑडियंस। Know your audience. Second point is also covered. Now moving for the third point, plan, prepare and practice. Plan, prepare and practice. जी, अब उसके मुताबिक पहले आप पर्पस देखते हो, फिर ऑडियंस, फिर उसके मुताबिक प्लान करते हो कि अब मैंने वर्ड्स किस तरह से लिखने हैं या मैंने किस तरह से बोलने हैं, मेरा लहजा क्या होगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। ठीक है, वर्बल प्लस नॉन वर्बल। वर्बल प्लस नॉन वर्बल आप पहले डिफाइन नहीं कर सकते। वर्बल प्लस नॉन वर्बल बाउंडेड है। वर्बल प्लस नॉन वर्बल मजबूर है किसके? पर्पस के और ऑडियंस के। आप उसके मुताबिक ही अपने वर्ड्स को और अपनी नॉन वर्बल को रख सकते हो। अपने मुताबिक आप कुछ नहीं कर सकते भाई। दुनिया में कोई चीज़ आपके मुताबिक नहीं होने वाली। मैं आपके सामने स्पीच कर रहा हूँ तो आपके मुताबिक कर रहा हूँ, अपने मुताबिक थोड़ी कर रहा हूँ। मैं अपने मुताबिक करूँ तो मेरा लहजा कुछ और होगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होगी, मेरी वर्डिंग्स कुछ और होगी, मैं ज़रा टेक्निकल और जानवर वर्ड प्रॉब्ली यूज़ करूँगा। लेकिन अब मैं बिल्कुल आपके लेवल पे आके, बेसिक लेवल पे आके आपको टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लान योर स्पीच इन अकॉर्डेंस विद द टाइम रिस्ट्रेन। अब आपको प्लान करो कि सबसे पहले प्लान में होता है कि टाइम, कितने टाइम के लिए आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। ये स्पीच 1 घंटे की है, आधे घंटे की है, ओके 15 मिनट की, उसके मुताबिक फिर आपने सबसे पहले टाइम के मुताबिक ही आप चीज़ करते हो ना। अब मैंने लेक्चर 1 घंटे में कवर करना है तो उसके मुताबिक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। द इंटायर आउटलाइन शुड बी परफेक्टली प्रिपेयर्ड। अब जितना भी आपका कंटेंट है वो परफेक्टली प्रिपेयर्ड हो। अब ये ना हो कि आप प्रेजेंटेशन के लिए खड़े हो तो आप कंफ्यूज हैं, यार पहले मैंने क्या डिस्कस करना है, फिर क्या डिस्कस करना है, फिर मैंने कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। नो, आपको पता हो कि यार मेरी 1 घंटे की प्रेजेंटेशन है तो मैं इसको किस तरह से आगे लेके चलना है, ठीक है, किस टॉपिक में मैंने कितना टाइम देना है जी। एंड रिहर्स बिफोर यू मीट योर लाइव ऑडियंस। सो प्रैक्टिस। अब ये प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस की बात, प्रैक्टिस मैंने बताया कि आप MCQs तभी सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में अच्छे तरीके से जब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस, और आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। एवरी वीक यू हैव द प्रैक्टिस। आपको पता है हर वीक में आपके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। सो एवरी वीक यू हैव अ न्यू प्रैक्टिस। तो सेम इज गोना बी द प्रेजेंटेशन। ओके, सो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे द मोर यू गोना बी परफेक्ट। इंसान का परफेक्ट तो होने के बाद नियर परफेक्शन यू कैन रीच ऑन, ऑफ कोर्स यू कैन रीच ऑन जी। You can even record yourself so that you yourself can calculate your presentation before others do। ठीक है, आप अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो। आज का रिकॉर्डिंग का इश्यू ही नहीं है, आप उसको खुद रिकॉर्ड कर लो दूसरों को प्रेजेंट करने से पहले, ताकि आपको पता होगा उसमें क्या कमियां कोताहियां, आप उसको इजीली रिमूव कर सकें। ठीक है जी, आप तो इश्यू ही नहीं है। सो कभी भी गलती ये ना करना कि आप फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दे रहे हो और विदाउट प्रिपरेशन, आप विदाउट सीइंग योरसेल्फ आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हो, आप ऑडियंस सामने पहुंच गए हो। पहले अपने आप को देख लो कि आप में क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियां हैं, उनको इम्प्रूव करो और उसके बाद फिर आप लाइव ऑडियंस के सामने जाओ। द इंट्रोडक्टरी पार्ट
जी, द इंट्रोडक्टरी पार्ट हैज़ टू डू अ लॉट। फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। जो शुरुआत हो लेक्चर की बड़ी इंटरेस्टिंग हो, जो प्रेजेंटेशन की शुरुआत हो वो बड़ी अच्छी हो। क्लियर? आई थिंक हमने पहले भी कहीं डिस्कस किया है इसको कि आपने शुरुआत किस तरह से करनी है, आपने बोलना किस तरह से है। ठीक है, आप जो प्रेजेंटेशन में लोग जो ज़्यादा ग्रैब होते हैं वो आपने उसको इनिशियली उसको स्टार्टअप कैसा दिया, ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि नहीं था। अगर शुरू में लोगों को आपने अपने साथ यू जस्ट गॉट 2 मिनट्स, मैक्सिमम 2 मिनट्स, बल्कि 30 सेकंड्स कहते हैं आजकल, तो 30 सेकंड टू 1 मिनट लोग आपको जज कर लेते हैं कि यार हमने इस बंदे को सुनना है कि नहीं सुनना। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने आगे अब पूरा घंटा उस पर्सन को आपने सुनना है कि नहीं सुनना। इट इज रिक्वायर्ड टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। ये इतना इंटरेस्टिंग हो कि जिससे ऑडियंस में तजस्सुस आए, यार वी हैव टू लिसन, इस बंदे में कुछ है, इस बंदे के पास नॉलेज है, वी हैव टू मूव ऑन। शायद हम आगे भी कुछ नई चीज़ें मिलेंगी और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं, इसका मतलब है। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे जो स्टाइल है वो प्रेजेंटेशन का स्टाइल 100% नहीं हो सकता, क्योंकि ये टीचिंग है और टीचिंग और प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। आगे चल के चल डिस्कस करेंगे कि टीचिंग में हम टू द पॉइंट चलते हैं, मजबूरी होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन में जो आपके सामने डायरेक्टर बैठे हैं, मेजर बैठे हैं या वैसे ऑडियंस हैं, वो मजबूर नहीं है। वो जिस तरह से आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर सुनते हो, जिस तरह आजकल कासिम अली शाह साहब का बड़ा ट्रेंड है, तो वो आप मजबूर नहीं होते। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो यू जस्ट मूव ऑन। अब यहाँ तो आपकी मजबूरी है कि लेक्चर अच्छा है या नहीं है, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन। मजबूरी है आपकी, लेकिन वहाँ पर मजबूरी नहीं है। तो जहाँ मजबूरी नहीं है, फिर आपके वर्ड्स इतने अच्छे होने चाहिए, फिर आपका लहजा इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग बैठने में मजबूर हो जाए, बोले यार वी हैव टू लिसन। जिस तरह से आप कई रिलीजियस स्कॉलर्स हैं कि आप बड़ी दूर दूर से उनको लेक्चर सुनने के लिए जाते हैं। तो ये बात कहना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी। शुरू में अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करो कि यार यस बंदे में कुछ है, क्रेडिबिलिटी। ये आप इस तरह स्टार्ट करो कि फील करो कि यार आप उस टॉपिक से रिलेट करते हो, आप उस फील्ड से रिलेट करते हो, आप खुद उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। एंड प्रिपेयर द ऑडियंस फॉर व्हाट इज कमिंग। उनको मेंटली प्रिपेयर कर दो कि आगे क्या आ रहा है। नेक्स्ट है जी द बॉडी। अब नेक्स्ट है, अब ओपनिंग मैंने कंप्लीट कर दी, उसके बाद मेन है द बॉडी वुड कंटेन द डिटेल ऑफ व्हाट यू इंटेंड टू डिस्कस। अब उसकी जो मेन बॉडी है, उसके बाद है आप मेन चीज को डिस्कस करो। फर्स्ट इंट्रोडक्शन मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग ताकि उसमें ग्रैप रहे। अब उसके बाद जो सेकंड है वो मेन बॉडी है, उसमें डिटेल में डिस्कस करो। इट शुड बी क्लियर एंड मेक श्योर इट रिटेन्स योर ऑडियंस अटेंशन। अब ये सबसे बोरिंग पार्ट होता है, क्योंकि ये इन बिटवीन पार्ट होता है, डिटेल्स होती है, डिस्क्रिप्शन होती है। अब इसको इतना इंटरेस्टिंग करो कि वो इन बिटवीन भी आपको ना छोड़ के जा सके। शुरुआत में 2-3 मिनट तो आप जरूर ही देखते हो ना कि यार ये शुरुआत बंदा कैसे करता है, लेकिन अब 2-4 मिनट के बाद भी आपकी प्रेजेंटेशन में इतनी जान होनी चाहिए कि वो उसके साथ वो कंटिन्यू रहे। जी द लास्ट है, अब मैं लास्ट पैराग्राफ पे जा रहा हूं इसके। सो द क्लोजिंग पार्ट ऑफ योर स्पीच इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम इंपॉर्टेंस एज वाज गिवन टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट। जितनी आपके लिए ओपनिंग इंपॉर्टेंट इतनी ही क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट यहां पे कहना चाह रहा। अब ये ना हो कि आपने सारी एनर्जी ओपनिंग पे लगा दी, क्लोजिंग पे आके बिल्कुल आप खत्म ही हो गए, नहीं। ओके, क्योंकि ऑडियंस जो चीज़ याद रखती है वो ओपनिंग और क्लोजिंग की, बंदे ने स्टार्ट कैसे किया और एंड कैसे किया। अब स्टार्ट आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एंड पे आते आते आपने कस्टमर को गालियां निकाल दी, आपने ऑडियंस को बुरा भला कह दिया, तो फिर वो बात नहीं होगी। क्योंकि आपने लास्ट इंप्रेशन गलत दिया तो फिर दोबारा कस्टमर आपके पास नहीं आने वाला। जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो दोबारा फिर आपकी प्रेजेंटेशन सुनने नहीं आएगा। बी क्लियर इन टेलिंग देम that we have come toward the end of the presentation। उनको पहले से बता दो, हमने पहले पढ़ा है ये, उनको पहले बताना शुरू कर दो that I am about to end my presentation। अब यहाँ पे तो आप टाइम के हिसाब से चल रहे हो ना, आपको पता होता है, लेकिन प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, तो आपको ऑडियंस को बताना होता है I am going to close the presentation now, I am about to close the presentation now। ठीक है, थोड़ा सा उनको पहले से कॉन्फिडेंस में लेना होता है कि अब हम क्लोजिंग वाली स्टेज। जिस तरह से बेटा जब आप एयरलाइन पे ट्रैवल करते हैं, जब डेवो पे या आप किसी और गाड़ी पे अच्छी गाड़ी पे जाते हैं, तो वो आपकी डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले आपको 5-10 मिनट पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि वी आर अबाउट टू रीच नाउ, ओके प्लीज पैक अप योर स्टफ। कहते हैं ना, अगर आप जहाज पे सफर करते हैं तो वो लैंड करने से पहले आपको 5-10 मिनट पहले बता देते हैं दैट वी आर अबाउट टू लैंड नाउ,
on our destination, so please pack up your stuff. Yeah, be careful and fasten your seat belt. So मैं कहाँ पे था जी? Be clear in telling them what we have come toward the end of presentation and make them give an ear to the summary of what you have discussed. Ear ये होता है कि उनको फिर summary का बताओ. लास्ट में होता है ये कि जो presentations होती हैं उसमें summary बतानी होती है, क्योंकि लोग आ जा रहे होते हैं, कुछ लोग बाद में भी आते हैं presentation में. मतलब आपने आधे घंटे की presentation दे दी है, क्लास हो, जिसमें समटाइम हम क्लास में आते हो, फिजिकल क्लास में, तो अगर क्लास का टाइम है 9 बजे तो आप 9:15 आ रहे हैं, 9:30 आ रहे हैं, तो अब आधा घंटा तो आपने मिस कर दिया. क्योंकि अब यहाँ तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर आप दोबारा सुन सकते हो, लेकिन वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर तो नहीं होगा. तो वहाँ पे फिर आप टीचर अगर उसको दोबारा समराइज कर दें कि आज हमने ये डिस्कस किया, तो वो काफ़ी आपको हेल्प आउट करेगा कि जो पॉइंट आपने मिस किए हैं. इवन को जो बैठे होते हैं वो भी फिजिकली तो होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और ही होते हैं. तो जब समरी आप डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो उनको भी रिकॉर्ड हो जाता है, अच्छा सर ने ये भी डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया. ठीक है. सो restate the main point and show to emphasize categorically what you want your audience to do or think. अब लास्ट में ये है, आपने इन्फॉर्म कर दिया, आपका मकसद पूरा हो गया, लेकिन आपका मैसेज तब कंप्लीट होगा जब आप उनको एक्शन पे मोटिवेट करेंगे. मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन दे देना, मेरा पर्पस था कि आपको ये नॉलेज डिलीवर कर देना. अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ज़िंदगी में अप्लाई करो और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालो. ये कहना चाह रहे, रीस्टेट द मेन पॉइंट को दोबारा रीस्टेट करो एंड बी श्योर टू एम्फसाइज कैटेगोरिकली व्हाट यू वांट योर ऑडियंस टू डू. कि अब उन्होंने करना क्या है, टू डू लिस्ट, एक्शन. अब उनके ज़िम्मे क्या है, आर टू थिंक, या उन्होंने क्या इसके बाद क्या सोचना है, या उन्होंने क्या एक्शन परफॉर्म करना है. ठीक है. कुछ ना कुछ उनको करने के लिए. जिस तरह से आप जो लेक्चर ले रहे हो, तो आपका मकसद लेक्चर लेना नहीं है, इस लेक्चर को लेने के बाद आपने इस पर दोबारा सोचना है, इसको दोबारा प्रिपेयर करना है, और फिर इसके मुताबिक आपने एक्शन परफॉर्म करने हैं इन योर फाइनल एग्जाम, इन योर आर्टिकलशिप एंड योर प्रैक्टिकल लाइफ. सो उसके बाद है जी, प्लान अप्रोप्रिएट विजुअल एड एज वेल इफ नेसेसरी. प्रेजेंटेशन में याद, इस तरह से ये आपके सामने प्रेजेंटेशन हमने तैयार की है, मैंने खुद तैयार की है. सो ये जो प्रेजेंटेशन है, अब ये विजुअल है कि अब विजुअल आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, तो ये अटेंशन आपकी ग्रैब करते हैं. मेरे वर्ड शायद आपको इतने अच्छे ना लग रहे हो जितने आपको ये सामने प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है. तो ये अगर मैं इसमें कोई वीडियो भी ऐड कर देता, इसमें कोई और अच्छी सी पिक्चर्स ऐड कर देता, तो ये और इंटरेस्टिंग हो जाने थे. तो आप जब विजुअल्स ऐड करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है. डिटरमिन इफ योर स्पीच नीड्स टू बी मेमोराइज्ड. अगर आपने अपनी स्पीच को मेमोराइज करना है, रीड फ्रॉम, हाँ आपको पता होना चाहिए कि आपने ये स्पीच मेमोराइज करके देनी है या आपने नोट से पढ़ के देनी है. और इज अबाउट इम्प्रॉम्प्टू स्पीच. इम्प्रॉम्प्टू होता है कि फौरन आपको बोलना है. ठीक है. अब मैं आपके सामने जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ वो मेमोराइज नहीं है, मैं रीडिंग फ्रॉम योर बुक, रीडिंग फ्रॉम द नोट्स, क्योंकि ताकि आपको पता हो कि मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ. मेरा मकसद मुझे समझाना नहीं है, बल्कि आपको समझाना है, और आपको तभी समझ आएगी जब मैं आपको बुक के थ्रू पढ़ाऊंगा, तो आपको वर्ड बाय वर्ड में गो थ्रू कर रहा हूँ. सो रीड फ्रॉम द नोट्स आर इज अबाउट इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग. होता है कि फौरन आप, लाइक यू आर इन द ऑफिस एंड योर बॉस सेज आफ्टर 5 minutes you have presentation, या प्लीज कम एंड हैव अ प्रेजेंटेशन. दैट्स कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू. फौरन difficult. That's the most difficult is impromptu. कि you don't know how you have to speak on, but इसके लिए आपको बड़ा experience required होता है in order to have the impromptu speaking. ठीक हो गया जी. So next point is the performing. So I am right now here on the performing. Now time has come to face the party, to face the music, and to perform. Ultimately you have to perform and perform. ठीक है. जहाँ पे आपको जज किया जाएगा, जहाँ पे आपको मेजर किया जाएगा, मेजर तो खैर दूसरी चीज़ों किया जाता है, इंसान को जज किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है. सो आफ्टर हैविंग बिल्ड योर कॉन्फिडेंस विद द हेल्प ऑफ मटेरियल डेवलप. ठीक है. आफ्टर हैविंग बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, अब आपने जो मटेरियल डेवलप किया, जितना अच्छा डेवलप किया होगा इतना हमें कॉन्फिडेंस होगा, जितनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे. एंड एनफ प्रैक्टिस यू आर नाउ रेडी टू फेस योर ऑडियंस. ठीक है जी. सो सबसे पहले क्या है जी, आपका मटेरियल कितना अच्छा डेवलप है, और फिर आपने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपने प्रैक्टिस की हुई है, फिर उसकी बेस पे अब आपने ऑडियंस को फेस करना है. और टाइम हैज कम रेडी टू फेस योर ऑडियंस. ऑल दैट यू नीड टू डू इज टू स्टे काम एंड एस्केप एंग्जाइटी. स्टे काम. जब प्रेजेंटेशन, दुनिया का
एक रिसर्च आई है, दुनिया का सबसे बड़ा खौफ कौन सा, बताएं जरा। आपको मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा खौफ क्या है? आइडिया? सबसे बड़ा खौफ क्या है दुनिया का? जी, मौत का खौफ है, ऐसा ही है ना? लेकिन हमें तो खौफ फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो अनसर्टन है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि आपकी 5 मिनट के बाद 100 पीपल के सामने ऑडियंस, 100 पीपल के सामने आपकी प्रेजेंटेशन है, तो ये खौफ उससे भी बड़ा खौफ है समटाइम्स। अगर उस टाइम आपके दिल की धड़कन चेक की जाए तो ना, अगर वो ऐसे ऐसे बीप अप कर रहा है बुम बुम, तो फिर ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, जो टाइम करीब होगा फिर और ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। ये कहना चाह रहा है कि हाँ, ये कहना चाह रहा है जी कि यू हैव टू बी काम डाउन, स्टे काम, अपने आप को काम रखो, एंड एस्केप एंग्जाइटी। एस्केप एंग्जाइटी क्या होता है जी? एंड एस्केप एंग्जाइटी, ओके जी, के जो आपको स्ट्रेस होगा, उसकी वजह से जो आपको परेशानी, जो डिप्रेशन होगा, उस चीज़ को आप अवॉइड करें। एक्सट्रीमली कंफ्यूज पीपल टेंड टू अवॉइड आई कॉन्टैक्ट। जब भी आपको मैं लेक्चर देता हूँ तो आई हैव आई कॉन्टैक्ट विद यू। देखो आई कॉन्टैक्ट कर, अभी भी आई कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ आपसे। देखो जो कंफ्यूज लोग होंगे वो ऐसे नीचे देख रहे होंगे, या ऐसे ऊपर देख रहे होंगे, या ऐसे देख रहे होंगे, या ऐसे देख रहे होंगे। ठीक है जी, मतलब सम टाइम इज़ फाइन, सम टाइम आप कभी आपने कोई टाइम देखना है, या वैसे आपने कोई चीज़ देखनी है तो इट्स फाइन। लेकिन आप बंदे से बात करें, आप ऐसे देख रहे हैं, बंदे से बात करें, आप ऐसे देख रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। क्लियर जी? सो दैट वुड एक्चुअली गेट योर स्पीच फ्लॉप। अगर आप ऐसा करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले आई कांटेक्ट, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी स्पीच गई फ्लॉप। बॉडी लैंग्वेज टू मैटर्स अ लॉट। बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है कि अगला बंदा किस लहजे में आपको पढ़ा रहा है। मेक योर ऑडियंस फील दैट यू आर परफेक्टली रिलैक्स, कि आप परफेक्टली रिलैक्स हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट योर एंड। आपको कोई स्ट्रेस नजर, प्रेजेंटेशन का कोई स्ट्रेस नजर नहीं आ रहा। हाँ, वैसे फिजिकल स्ट्रेस होते हैं, कभी आपकी नींद पूरी नहीं होती, कभी आप थकावट में होते हैं, कभी फ्रस्ट्रेशन, कोई परेशानी होती है, तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत विजिबल हो जाती हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन का स्ट्रेस ना हो। लेकिन ये बड़ा मुश्किल से होता है जी, बड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचने के लिए जी। तो लास्ट पॉइंट इज जी, तो लास्ट पॉइंट इज जी द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ठीक है जी। सो अब लास्ट जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, तो अब आप जैसे मैं आपको डेली प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मज़े की बात है कि आपके ढेर सारे क्वेश्चंस, तो प्रेजेंटेशन के बाद फिर क्वेश्चन भी तैयार करो। मैं तैयार नहीं कर सकता, मतलब मुझे तो सारा पता होना चाहिए ताकि जो भी क्वेश्चन हो मैं उसका प्रॉपरली जवाब दे सकूँ आपको। क्लियर जी? तो कहना चाह रहा है कि सिर्फ परफॉर्म करना मकसद नहीं होता, बल्कि बाद में, बल्कि ये जो पोर्शन होता है, ये लोग सम टाइम उसको प्रिपेयर तो कर लेते हैं, रटा लगा के प्रिपेयर कर लिए किसी तरह से प्रिपेयर, लेकिन बंदे का पता तब चलता है कि जब वो डीपली क्वेश्चंस के जवाब देता है, कि वहाँ पे उस नॉलेज, उस पर्सन के नॉलेज का टेस्ट किया जाता है, रियली उसकी टेस्टिंग होती है। यू गेट टू नो हाउ मच दैट पर्सन इज नॉलेजेबल, या उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, या कितनी एक्सपर्टीज है, कितनी स्किल है उसके पास। ठीक है जी। सो द क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू द ऑडियंस टू आस्क क्वेश्चन। जैसे आप ढेर सारे क्वेश्चन पर शाम पूछते हो, एंड हैंडल देम अप्रोप्रिएटली विद कॉन्फिडेंस, और उनको भी हैंडल करना होता है कॉन्फिडेंटली। सो आई एम डन विद चैप्टर नंबर 5। वाज क्वाइट अ लेंथी चैप्टर एज यू नो। उसके बाद बड़ा शॉर्ट सा चैप्टर आने वाला है, हैप्पी न्यूज़ फॉर यू, चैप्टर 6। कुछ ही लेक्चर में वो लेक्चर जो है ना वो कवर अप हो जाएगा। ओके जी। सो आई एम डन विद दीज 5 पॉइंट्स। की पर्पसेस आपको पता ही है, ऑडियंस भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिपेयर ये बहुत आसान है, जो चीज़ दिखने में जितनी आसान लग रही है करने में इतनी ही डिफिकल्ट है। याद रखना इस बात को। प्लान करना मोस्ट डिफिकल्ट, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, उसको पे तैयार करना, पावर पॉइंट पे तैयार करना, या उसकी वैसे प्रिपरेशन करना, उसको प्रैक्टिस करना, इट टेक्स अ हेल ऑफ टाइम। देन परफॉर्म करना इज सो डिफिकल्ट लाइव ऑडियंस के सामने। It required patience, it required consistent effort to perform in front of the audience. And the last but not the least is question and answer session, कि जहाँ पे फिर आपने उनके सवालों के जवाब भी देने होते हैं। That's it from my side जी। Hope for the best। दिल लगा के पढ़ो। Chapter 5 is very interesting chapter। ठीक है। अब इसके बाद जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो रिटन कम्युनिकेशन पे स्पेसिफिकली हैं। चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 जो 3 चैप्टर हैं वो सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी। सो बेस्ट विशेस फॉर यू
Okay, take good care of yourself. Okay ji, and gonna see you in next lecture with a new chapter. Allah Hafiz.